नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आने वाले पूरे हफ्ते की, जो शेयर बाजार के लिए बेहद उतार चढ़ाव भरा साबित हो सकता है। क्योंकि एक तरफ यूएस फेडरल रिजर्व की बड़ी बैठक होने वाली है और दूसरी तरफ लगभग 400 कंपनियों के तिमाही नतीजे भी इसी हफ्ते आने वाले हैं। इस वीडियो में हम कवर करेंगे पिछले हफ्ते बाजार में आई भारी गिरावट का पूरा हिसाब, अमेरिका और भारत में आने वाले बड़े इवेंट्स, जून तिमाही के नतीजों की पूरी लिस्ट, आने वाले बड़े आईपीओ, कुछ अहम ब्रोकरेज सिफारिशें और साथ ही कई कंपनियों की जरूरी खबरों को भी विस्तार से समझेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि सोमवार को बाजार खुलने से पहले आप पूरे हफ्ते की सही तस्वीर समझकर तैयार रहें, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि हर जरूरी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। सबसे पहले बात करते हैं पिछले हफ्ते बाजार का हाल कैसा रहा। बीएसई सेंसेक्स 2.67% गिर गया और एनएसई निफ्टी में 2.32% की गिरावट दर्ज हुई। यानी बियर वालों की इस हफ्ते जबरदस्त पकड़ बनी रही और उन्होंने निफ्टी को 24,000 के नीचे धकेलने में सफलता हासिल कर ली। अगर लंबी अवधि की बात करें तो पिछले 2 साल से बाजार पर दबाव ही बना हुआ है और शॉर्ट टर्म में भी बियर वालों का ही दबदबा नजर आ रहा है। बुल वालों को फिलहाल किसी भी तरफ से कोई मजबूत सहारा नहीं मिल पा रहा है। बीच बीच में कोई अच्छी खबर आती भी है तो वो ज्यादा देर टिक नहीं पाती। अच्छी बात ये रही कि अमेरिका ने ईरान पर लगातार 2 हफ्ते चल रहे रोजाना के हमलों को फिलहाल रोक दिया है, लेकिन इसे बड़ा समाधान नहीं माना जा सकता। इसी बीच यमन के हूथी रेबल्स ने सऊदी अरब के तेल ठिकानों और रेड सी में जहाजों पर हमले शुरू कर दिए, जिसके चलते मर्बन क्रूड एक ही दिन में करीब 28% तक उछल गया था। इस बीच एक नया विवाद भी सामने आया है। ईरान ने कैस्पियन सी में हुए एक हमले को लेकर यूक्रेन के राजनयिक को समन जारी किया है, क्योंकि यूक्रेन ने एक ईरानी जहाज पर हमला किया जिसमें एक सेलर की मौत हो गई। यूक्रेन का आरोप है कि ईरान समुद्री रास्ते से रूस की मदद कर रहा है। यानी एक समस्या शांत होती है तो दूसरी नई समस्या तुरंत खड़ी हो जाती है। इसके साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर टैरिफ का मुद्दा छेड़ दिया है। उन्होंने 60 प्रमुख व्यापारिक साझेदारी देशों पर नया अतिरिक्त टैरिफ लागू कर दिया है। अमेरिका का कहना है कि जिन देशों ने बंधुआ मजदूरी से बने सामान पर सख्त कार्रवाई नहीं की, उन पर 10% से 12.5% तक अतिरिक्त शुल्क लगाया जाएगा। नए नियमों के तहत ऑस्ट्रेलिया, चीन, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया पर 12.5% अतिरिक्त टैरिफ लागू होगा। वहीं भारत, मलेशिया, ताइवान और इंडोनेशिया पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लागू होगा। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर जैसे कई हाईटेक प्रोडक्ट्स को अभी भी छूट मिलती रहेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि ये सिर्फ लेबर स्टैंडर्ड्स का मामला नहीं, बल्कि अमेरिका की व्यापक व्यापारिक रणनीति का हिस्सा है। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर भी उम्मीदें अब कमजोर पड़ती दिख रही हैं। पहले कहा गया था कि जुलाई तक ये डील हो जाएगी, लेकिन अब ये 2 से 3 महीने और लगने की बात कही जा रही है। यानी फिलहाल इस डील पर बहुत ज्यादा भरोसा करना जल्दबाजी होगी। अब बात करते हैं इस हफ्ते के सबसे बड़े इवेंट की, यानी यूएस फेडरल रिजर्व की एफओएमसी बैठक। ये नए फेड चेयर केविन वॉश की दूसरी बैठक होगी और ज्यादातर एक्सपर्ट्स को उम्मीद है कि ब्याज दरों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन असली फोकस उनकी आगे की कमेंट्री पर रहेगा कि महंगाई और ग्रोथ को लेकर आगे क्या रुख अपनाया जाएगा। फेड फंड्स फ्यूचर्स के मुताबिक जनवरी 2027 तक की बैठकों में ब्याज दरों में 0.25% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। निवेशकों को चिंता है कि अगर इस साल कई बार दरें बढ़ती हैं तो इससे कर्ज महंगा होगा, कंपनियों और ग्राहकों दोनों पर बोझ बढ़ेगा, जिसका सीधा असर शेयर बाजार पर पड़ता है। ये पूरी बैठक ऐसे समय हो रही है जब पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के चलते ब्रेंट क्रूड हाल ही में $100 प्रति बैरल तक पहुंच चुका है। तेल महंगा होने से महंगाई नियंत्रित करना और मुश्किल हो जाता है और अभी भी अमेरिका की महंगाई दर उनके 2% के सालाना लक्ष्य से काफी ऊपर बनी हुई है। इसी हफ्ते अमेरिका की दूसरी तिमाही के जीडीपी आंकड़े, मासिक महंगाई और कंज्यूमर सेंटिमेंट के डेटा भी जारी होंगे। साथ ही S&P 500 की करीब 1/3 कंपनियां अपने तिमाही नतीजे जारी करेंगी, जिसमें एप्पल, वीजा, शेवरॉन और कोका कोला जैसी बड़ी कंपनियां शामिल हैं। ये पूरे अर्निंग सीजन का सबसे व्यस्त हफ्ता माना जा रहा है। बाजार में एक और बड़ी चिंता एआई को लेकर बन रही है। 2026 में एआई पर हो रहा भारी निवेश ही बाजार की तेजी की बड़ी वजह रहा है, जिसका फायदा सेमीकंडक्टर और डेटा सेंटर कंपनियों को मिला है। लेकिन अब निवेशक ये सवाल पूछने लगे हैं कि इतना भारी खर्च करने वाली कंपनियां आखिर इसका फायदा कब और कितना उठा पाएंगी। अब बात करते हैं जापान और यूरोप की। जापान का इन्फ्लेशन डेटा करीब 28 तारीख के आसपास आने वाला है और उसके 2 से 3 दिन बाद बैंक ऑफ जापान अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में ये तय करेगा कि ब्याज दरें बढ़ाई जाएं या नहीं।
अगर बैंक ऑफ जापान दरें बढ़ाता है तो इससे ग्लोबल लिक्विडिटी पर दबाव बढ़ सकता है, जिसे येन कैरी ट्रेड का जोखिम भी कहा जाता है। इसके अलावा यूरोजोन और जर्मनी का जीडीपी डेटा भी इसी हफ्ते आने वाला है। वहीं बैंक ऑफ इंग्लैंड की भी अपनी मॉनेटरी पॉलिसी बैठक इसी हफ्ते होगी। यानी सिर्फ भारत और अमेरिका ही नहीं, बल्कि लगभग पूरी दुनिया के केंद्रीय बैंक इस हफ्ते अपने फैसले लेने वाले हैं। अब बात करते हैं भारत की। घरेलू स्तर पर निवेशकों की नज़र जून महीने के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा पर रहेगी। वहीं संसद के मॉनसून सत्र से भी एक अहम खबर सामने आई है कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स को घरेलू निवेशकों के लिए फिलहाल नहीं हटाया जाएगा। विदेशी निवेशकों के लिए इस पर अभी कोई स्पष्ट फैसला नहीं आया है। जुलाई महीना अपने आखिरी दौर में है, इसलिए इस हफ्ते मंथली एक्सपायरी भी रहेगी और एक्सपायरी के दौरान आमतौर पर बाजार में ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। यानी इस हफ्ते सिर्फ बड़ी खबरें ही नहीं, बल्कि टेक्निकल वजहों से भी वॉलेटिलिटी ज़्यादा रह सकती है। अब बात करते हैं कुछ अहम आर्थिक आंकड़ों की। FIIs लगातार शुद्ध बिकवाली कर रहे हैं, जबकि DIIs यानी घरेलू संस्थागत निवेशक लगातार खरीदारी करके बाजार को सहारा देने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं डॉलर इंडेक्स भी 101 के ऊपर निकल चुका है, यानी डॉलर लगातार मजबूत हो रहा है, जो सोने चांदी पर दबाव बनाता है। गोल्ड फिलहाल करीब 1,48,000 रुपए के आसपास है। वहीं सिल्वर $60 के अंतर्राष्ट्रीय स्तर को तोड़ नहीं पा रही और भारत में इसकी कीमत $2.25 लाख रुपए के आसपास बनी हुई है। क्रूड ऑयल $100 के थोड़ा नीचे आया जरूर है, लेकिन जब तक मिडिल ईस्ट का पूरा मसला हल नहीं होता तब तक इसे राहत नहीं माना जा सकता, क्योंकि पहले भी ये $70 तक आकर वापस $100 तक पहुंच चुका है। अमेरिका के 10 साल के बॉन्ड यील्ड भी लगातार बढ़ रहे हैं। जैसे अगर फिक्स डिपॉजिट पर ब्याज दर बढ़ती जाए तो इक्विटी मार्केट पर दबाव बढ़ता है, वैसे ही बॉन्ड यील्ड बढ़ने का असर भी शेयर बाजार पर पड़ता है। वहीं क्रिप्टो करेंसी में भी कमजोरी है। बिटकॉइन 65 के नीचे और इथेरियम 1900 के नीचे नजर आ रहा है। ऑप्शन चेन के हिसाब से देखें तो निफ्टी के लिए 24,000 का स्तर अब एक मजबूत रेजिस्टेंस बन चुका है, यानी इसे तोड़ना फिलहाल आसान नहीं दिख रहा जब तक कोई बहुत मजबूत सकारात्मक खबर ना आए। वहीं नीचे की तरफ 23,500 का स्तर एक बड़ा सपोर्ट माना जा रहा है। हालांकि याद रखें कि कोई बड़ी खबर आते ही ये सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल पल भर में टूट भी सकते हैं। अब बात करते हैं इसी हफ्ते जारी होने वाले जून तिमाही के नतीजों की। इस हफ्ते करीब 400 कंपनियां अपने वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही के नतीजे पेश करेंगी, जिनमें BEL, अडानी एंटरप्राइजेज, L&T, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ITC, बजाज फाइनेंस, सन फार्मा, मारुति सुजुकी, इंडस टावर्स, कोफोर्ज, कोल इंडिया, लार्सन एंड टूब्रो, एशियन पेंट्स, अडानी पोर्ट्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा और टाटा स्टील जैसी बड़ी कंपनियां शामिल हैं। BEL के नतीजों को लेकर मोतीलाल ओसवाल का अनुमान है कि कंपनी का रेवेन्यू सालाना आधार पर करीब 16% बढ़ सकता है। निवेशकों की नज़र मजबूत ऑर्डर बुक, बेहतर ऑर्डर एग्जीक्यूशन और एक्सपोर्ट बिजनेस में बढ़ोतरी पर रहेगी। इंडस टावर्स के लिए कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज का अनुमान है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हल्की बढ़त हो सकती है। हालांकि टेलीकॉम कंपनियों की धीमी नेटवर्क विस्तार योजना के चलते नई टावर जोड़ने की रफ्तार कमजोर रह सकती है। ITC के सिगरेट कारोबार पर टैक्स बढ़ने का असर दिख सकता है, जिससे इस सेगमेंट में दबाव रहने का अनुमान है। हालांकि FMCG कारोबार से अच्छी ग्रोथ की उम्मीद है। हिंदुस्तान यूनिलीवर के लिए ब्रोकरेज को घरेलू उपभोक्ता कारोबार में अच्छी ग्रोथ की उम्मीद है। खासकर होम केयर और ब्यूटी एंड पर्सनल केयर सेगमेंट के बेहतर प्रदर्शन पर बाजार की नजर रहेगी। अब बात करते हैं शुक्रवार को घोषित हुए कुछ अहम तिमाही नतीजों की। बैंक ऑफ बड़ौदा के जून तिमाही नतीजे उम्मीद से काफी कमजोर रहे। शुद्ध मुनाफा घटकर 1,278 करोड़ रुपए रह गया। इसकी सबसे बड़ी वजह NMC केस के सेटलमेंट से जुड़ा 5,680 करोड़ रुपए का एक मुश्त नुकसान रहा। हालांकि ब्याज से होने वाली कमाई बढ़ी, लेकिन एसेट क्वालिटी में हल्की कमजोरी देखने को मिली। NTPC ने जून तिमाही में मजबूत प्रदर्शन किया। कंपनी का स्टैंडअलोन शुद्ध मुनाफा सालाना आधार पर करीब 11.9% बढ़कर 5,342.40 करोड़ रुपए पहुंच गया, जो बिजली सेक्टर में लगातार मजबूत मांग का संकेत देता है। SBI कार्ड का शुद्ध मुनाफा 19.4% बढ़कर 664 करोड़ रुपए रहा। हालांकि ब्याज से होने वाली आय लगभग स्थिर रही। बैंकिंग सेक्टर में बैंक ऑफ इंडिया और DCB बैंक ने मजबूत प्रदर्शन किया। बैंक ऑफ इंडिया का शुद्ध मुनाफा 36% बढ़कर 3,068 करोड़ रुपए पहुंच गया और एसेट क्वालिटी में भी सुधार देखने को मिला। वहीं DCB बैंक का शुद्ध मुनाफा 35.6% बढ़ा और खराब कर्ज यानी NPA की स्थिति भी पहले से बेहतर रही। REC लिमिटेड के नतीजे थोड़े कमजोर रहे। शुद्ध मुनाफा 6% घटकर 4,192.70 करोड़ रुपए रहा और ब्याज से होने वाली आय में भी गिरावट दर्ज हुई।
जिंदल स्टील के मुनाफे में तो 43.6% की बड़ी गिरावट आई, क्योंकि रेवेन्यू बढ़ने के बावजूद ऑपरेटिंग मार्जिन कमजोर रहा। वहीं केफिन टेक्नोलॉजीज का रेवेन्यू 30% से ज्यादा बढ़ा, लेकिन शुद्ध मुनाफे में 2.6% की गिरावट आई। दूसरी तरफ लोढ़ा डेवलपर्स और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने शानदार नतीजे पेश किए। लोढ़ा का शुद्ध मुनाफा 2 गुने से ज्यादा बढ़कर 1372.1 करोड़ रुपए पहुंच गया। वहीं टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का शुद्ध मुनाफा 27.8% बढ़ा। भारत में ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की मजबूत मांग का इसे सीधा फायदा मिला। श्री दिग्विजय सीमेंट का रेवेन्यू तो 72% से ज्यादा बढ़ा, लेकिन इसके बावजूद ऑपरेटिंग मार्जिन कमजोर रहने से शुद्ध मुनाफा करीब 50% गिर गया। वहीं कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नतीजे काफी हद तक स्थिर रहे और मुनाफा लगभग पिछले साल के बराबर ही रहा। सोमवार को कई बड़ी कंपनियां अपने जून तिमाही के नतीजे जारी करेंगे। इनमें बीकेएम इंडस्ट्रीज, कैनरा बैंक, सीसीएल प्रोडक्ट्स इंडिया, कैप्री ग्लोबल कैपिटल, कोल इंडिया लिमिटेड और कोफॉर्ज लिमिटेड जैसी कंपनियां शामिल हैं। इसलिए इन शेयरों पर बाजार की खास नजर रहेगी। अब बात करते हैं कुछ अहम ब्रोकरेज सिफारिशों की। मोतीलाल ओसवाल ने इस हफ्ते 3 शेयरों में खरीदारी की सलाह दी है। सनटेक रियल्टी पर बाई रेटिंग के साथ 490 रुपए का टारगेट दिया गया है, यानी मौजूदा 306 रुपए के भाव से करीब 60% की संभावित तेजी। ब्रोकरेज का कहना है कि मजबूत कैश फ्लो और नए प्रोजेक्ट लॉन्च से कंपनी की प्री सेल्स में वित्त वर्ष 2026 से 2028 के बीच करीब 25% की सालाना औसत वृद्धि हो सकती है। विशाल मेगा मार्ट पर भी बाय रेटिंग के साथ 165 रुपए का टारगेट दिया गया है, यानी मौजूदा 108 रुपए से करीब 53% की संभावित बढ़त। हालांकि जुलाई 2026 के बाद प्रमोटर हिस्सेदारी की संभावित बिक्री और सीईओ की निरंतरता को लेकर अनिश्चितता जैसे जोखिम भी शेयर पर बने हुए हैं। एटर्नर पर बाय रेटिंग दोहराते हुए 400 रुपए का टारगेट रखा गया है, यानी मौजूदा 280 रुपए से करीब 43% की संभावित तेजी। रिपोर्ट के मुताबिक ब्लिंकिट कारोबार में कंपनी ने अपने लंबे समय के मार्जिन लक्ष्य को बरकरार रखा है और क्विक कॉमर्स बिजनेस में मुनाफे की स्थिति की बेहतर हुई है। हिंदुस्तान जिंक के सीईओ अरुण मिश्रा ने कहा है कि कंपनी वित्त वर्ष 2027 में करीब 5000 करोड़ रुपए तक का केपेक्स खर्च करेगी, जिसमें से लगभग 80% हिस्सा चल रहे प्रोजेक्ट्स के लिए और करीब 20% नए प्रोजेक्ट्स के लिए होगा, जिनकी घोषणा जल्द होने वाली है। अब बात करते हैं कुछ अहम कॉर्पोरेट खबरों की। हायरेक्ट को भारतीय रेलवे से मेम्यू ट्रेन प्रोपल्शन सिस्टम का पहला ऑर्डर मिला है। कंपनी अगले 24 महीनों में मॉडर्न कोच फैक्ट्री को 4 ट्रेन सेट के लिए पूरा प्रोपल्शन सिस्टम सप्लाई करेगी। ये कंपनी के लिए इस सेगमेंट में पहली बड़ी एंट्री है। 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस का पहली तिमाही में शुद्ध मुनाफा 2% बढ़ा और कंपनी का डिसबर्समेंट रिकॉर्ड 1496 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। वहीं वेदांत फैशंस का शुद्ध मुनाफा बेहतर बिक्री के दम पर 15% बढ़ा और कंपनी ने रवि मोदी को फिर से चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है। जेन टेक्नोलॉजीज ने कारगिल विजय दिवस के मौके पर एक पोर्टेबल एंटी ड्रोन सिस्टम लॉन्च किया है। ये सिस्टम 5 किलोमीटर की दूरी तक ड्रोन का पता लगा सकता है और 3 किलोमीटर तक इसकी जैमिंग क्षमता है, जो ऊंचाई वाले सीमावर्ती इलाकों के लिए खास तौर पर तैयार किया गया है। फोन पे, जो जल्द ही आईपीओ लाने की तैयारी में है, ने वित्त वर्ष 2026 में सालाना आधार पर 11.5% की रेवेन्यू ग्रोथ दर्ज करते हुए कुल रेवेन्यू 7,920 करोड़ रुपए तक पहुंचाया है। हालांकि कंपनी को इस दौरान 1,377 करोड़ रुपए का शुद्ध घाटा भी हुआ और कुल कंसोलिडेटेड घाटा बढ़कर 2,792 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। अब बात करते हैं डिविडेंड से जुड़ी खबरों की। कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 32% यानी प्रति शेयर 1.60 रुपए का अंतरिम डिविडेंड घोषित किया है, जिसके लिए 4 अगस्त रिकॉर्ड डेट तय की गई है और भुगतान 12 अगस्त से शुरू होगा। ऑल डिजिटेक ने प्रति शेयर 30 रुपए का अंतरिम डिविडेंड घोषित किया है, जिसके लिए 31 जुलाई रिकॉर्ड डेट रहेगी। वहीं शेयर इंडिया सिक्योरिटीज ने प्रति शेयर 50 पैसे का अंतरिम डिविडेंड घोषित किया है, जिसकी रिकॉर्ड डेट 30 जुलाई तय की गई है। ओमैक्स ऑथोज ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए प्रति शेयर 2.5 रुपए यानी 25% अंतिम डिविडेंड की सिफारिश की है, जो एजीएम में मंजूरी के बाद प्रभावी होगा। वहीं बालकृष्णा इंडस्ट्रीज की बोर्ड मीटिंग 29 जुलाई को होगी। अब बात करते हैं इस महीने आने वाले बड़े आईपीओ की। अगस्त 2026 में 14 से ज्यादा कंपनियां अपने आईपीओ लॉन्च करने की तैयारी में हैं, जिनसे कुल मिलाकर 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा जुटाए जाने का अनुमान है। ये बाजार में बेहतर होते सेंटिमेंट का साफ संकेत है। क्विक कॉमर्स कंपनी जेप्टो इस लिस्ट में सबसे बड़ा नाम है, जो 8,010 करोड़ रुपए तक का फ्रेश इशू लाने की योजना बना रही है। वहीं ट्रू होम फाइनेंस 3,000 करोड़ रुपए का आईपीओ लेकर आ रही है। इसके अलावा एलिवेट कैंपसेस 2,550 करोड़ रुपए और शिप रॉकेट 2,342.35 करोड़ रुपए का आईपीओ लॉन्च करेगी।
इनोवेटिव व्यू इंडिया 2000 करोड़ रुपए और मिल्की मिस्ट डेयरी फूड 1553 करोड़ रुपए का आईपीओ लाने की तैयारी में है। इनके अलावा ढूथ ट्रांसमिशन, ARCL, आरदी इंडस्ट्रीज और कई अन्य कंपनियां भी इस पाइपलाइन में शामिल हैं। अब तक 2026 में कुल 36 भारतीय कंपनियां आईपीओ ला चुकी हैं। मणिपाल हेल्थ एंटरप्राइजेज और जूनिपर ग्रीन एनर्जी के आईपीओ क्रमशः 29 और 30 जुलाई को खुलने वाले हैं। वहीं MV इलेक्ट्रो सिस्टम्स का आईपीओ भी अगले हफ्ते लॉन्च होगा। इक्विरिस कैपिटल के मुताबिक 2026 में भारत लगभग $20 अरब आईपीओ के जरिए जुटा सकता है। हालांकि निवेशक अब वैल्यूएशन को लेकर पहले से ज्यादा चुनिंदा होते जा रहे हैं। फार्मा सेक्टर को लेकर प्राइम सिक्योरिटीज के N जयकुमार का मानना है कि संभावित अमेरिकी टैरिफ के बावजूद ये सेक्टर एक बड़ा दांव बना रहेगा। उनका कहना है कि अब निवेशकों को भीड़-भाड़ वाले फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजी शेयरों से आगे बढ़कर फार्मा, टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे हार्ड एसेट वाले सेक्टरों पर ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों, संक्षेप में कहें तो ये पूरा हफ्ता निवेशकों के लिए बेहद व्यस्त और अहम रहने वाला है। US फेडरल रिजर्व की बैठक, मिडिल ईस्ट का बढ़ता तनाव, कच्चे तेल की कीमतें और लगभग 400 कंपनियों के तिमाही नतीजे, ये सभी मिलकर बाजार की दिशा तय करेंगे। निफ्टी के लिए 24,000 का स्तर फिलहाल मजबूत रेजिस्टेंस बना हुआ है, जबकि 23,500 पर बड़ा सपोर्ट माना जा रहा है। अगर मिडिल ईस्ट में कोई नई बड़ी खबर आती है तो ये लेवल आसानी से टूट भी सकते हैं। इसलिए निवेशकों को हर दिन की खबरों पर करीबी नजर रखनी होगी। इस हफ्ते सिर्फ मैक्रो इवेंट्स पर निर्भर रहने के बजाय कंपनियों के तिमाही नतीजों पर आधारित स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति अपनाना ज्यादा समझदारी होगी। तो उम्मीद है आपको आज की ये पूरी वीकली मार्केट प्रीव्यू पसंद आई होगी।